हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संकल्प एक्स पर। हमने अपने चैनल पर मैथ्स की प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की है, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, स्टेट पुलिस और भी कई तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस सीरीज में हम दो प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं। जिस किसी ने अभी तक वो नहीं देखे हैं वो जाके चैनल पर देख सकता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये रहा आप सभी के सामने आज का पहला सवाल। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं पहले इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने के बाद उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। या तो आंसर वो एचसीएफ ही होगा या फिर एचसीएफ का कोई फैक्टर आंसर होगा। चलिए देखते कैसे। सबसे पहले ये बड़ी सारी संख्या लिख लीजिए। 1356, 1868 और 2764। पहले इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका डिफरेंस आएगा 8 में 6 गए 2, 6 में 5 गए 1, 8 में 3 गए 5, 512। इसका डिफरेंस आएगा 14 में 7 गए 6, 15 में 6 गए 9, 16 में 8 गए 8। ये डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दीजिए। डिफरेंस का एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ डिफरेंस मेथड से निकाल लेते हैं। डिफरेंस मेथड से निकालेंगे तो 6 में से 2 गए 4, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 5 गए 3। एचसीएफ 384 आया है। अब या तो आंसर 384 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। वो ऑप्शन में 384 तो है नहीं, तो इसका कोई फैक्टर ही निकाल लेते हैं। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो एक तो इसका फैक्टर आ जाएंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 इंटू में 2 एकम 2, 2 में 18, 2 दूनी 4, 192। ये भी ऑप्शन में नहीं है और निकाल लेते हैं 2, 2 में 18, 2 चक्कर 12, 96। ये भी ऑप्शन में नहीं है। 96 पे करेंगे तो 48 और 2, ये भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है वो। चलिए ऑप्शन ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, ये ऑप्शन, और इसका आंसर कर देते हैं 96। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का 96। हालांकि ये 192 भी इसका आंसर हो सकता है, 384 भी इसका आंसर हो सकता है। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ऑप्शन में हम लोग 96 लेके इस सवाल को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। चलते अगले सवाल की ओर। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है तो उन 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? या तो इसको ऑप्शन से कर लीजिए, बाई ऑप्शन रख के देख लीजिए। सबसे पहले 5 लीजिए, फिर उसके बाद क्रमागत पूछे तो उसके बाद 5 से 6 आ जाएगी, 6 से 7 आ जाएगी, उनके वर्गों का योग कीजिए। अगर 110 आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर अगला ऑप्शन चेक कीजिए। उसका मेथड तो ये है कि आप 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं माननी है तो हमेशा ऐसे मानना। पहली मानना x-1, फिर मानना x और फिर मानना x+1। ठीक है, इनके वर्गों का योग 110 है। इनके वर्गों का योग यानी इसका योग, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन तीनों का योग। इन तीनों का योग करेंगे तो इसको खोलेंगे सबसे पहले तो x² +1 प्लस प्लस माइनस 2x प्लस x² प्लस x² +1 प्लस 2x। ठीक है, तो देखो 2x और 2x ये तो कट जाएगा, x² हो जाएगा 3x² प्लस 1 और 1 2, और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 110। तो यहाँ से 3x² आ जाएगा 108 और x² आ जाएगा यहाँ से 3 से काटेंगे 36। x आ जाएगा यहाँ से 6, x 6 आ गया। उन तीनों संख्या में सबसे छोटी तो x-1 है,
एक्स माइनस वन की वैल्यू पूछ रहा है। एक्स छः में से घटाएंगे 5, सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी 5, तो इसका सही सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। रूट के अंदर ये क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर ये सब कुछ जो दिया हुआ है ना, ये पूरे रूट है, यहाँ तक रूट है, ये रूट के अंदर दिया हुआ है। तो रूट के अंदर दिया हुआ है 1+25, 1+25 बटे में 144, ये रूट के अंदर दिया हुआ है, और बराबर में 1+x/12 दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा 144, एकदम 144 और +25 169, 169 बटे में 144। ठीक है, ये हो जाएगा 12+x डिवाइड बाय 12, ये तो आ जाएगा 13/12, और ये 12+x/12, 12 से 12 कट जाएगा, x कितना आ गया यहाँ से 13 - 12, यानी कि 1। x का मान पूछा है, x का मान 1 आ गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 360 में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए 20% की कमी हो रही है, एक तो यहाँ पर लिखते हैं मूल्य। एक बात याद रखना हमेशा कि मूल्य का जो रेशियो होगा वो खपत के रेशियो का विपरीत होगा, यानी जो मूल्य का रेशियो होगा उसका उल्टा खपत का रेशियो होगा। तो मूल्य का रेशियो क्या है, 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी का मतलब है 1/5। 20% की कमी क्या होती है 1/5, यानी कि अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया मूल्य 4, तो खपत क्या हो जाएगी, खपत हमेशा मूल्य का उल्टा होती है, तो खपत 4 और 5 हो चुकी है। वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति 360 में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, हमारे हिसाब से कितना है 1 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो 1 की वैल्यू कितनी 5। उसने बोला चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम, घटा हुआ मूल्य कितना है 4, 4 घटा हुआ मूल्य है, और कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है 5, 5 क्वांटिटी खरीद सकता है घटे हुए मूल्य से, और 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 5 की वैल्यू 25 आ गई, तो 25 किलोग्राम चीनी वो खरीद सकता है कितने में 360 में, 360 में वो 25 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है, तो ये घटा हुआ मूल्य आ जाएगा 25 एकम 25, कितना बचा 11, 25 चौको 100, 10 बचेगा पॉइंट, 25 चौको 100, 40.14 यहाँ पर ये आ जाएगा 14.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 14.40 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल के एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि उसके मूल्य में या खपत में कमी या वृद्धि होने के कारण व्यक्ति इतना इतना अधिक खरीद सकता है, तो हमेशा इसमें क्या करना है, मूल्य का रेशियो निकाल लेना, खपत का रेशियो निकाल लेना। जो मूल्य का रेशियो होगा उसका उल्टा खपत का होगा, जो खपत का होगा उसका उल्टा मूल्य का होगा। तो मूल्य का रेशियो यहाँ पर निकाला 20% की भिन्न होती है 1/5, तो मूल्य अगर पहले 5 थे तो अब 4 हो गया, तो खपत कितनी हो जाएगी उल्टी 4 से 5, यानी खपत उसकी कितनी बढ़ गई 1 से बढ़ी है। वो कह रहा है कि 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है, हमारे हिसाब से 1 खरीद रहा है, 1 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, 1 की वैल्यू 5 आ गई, और तो उसने पूछा चीनी का घटा हुआ मूल्य, तो घटे हुए मूल्य पे वो कितनी चीनी खा रहा है 5, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यानी कि वो 25 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है कितने में 360 में, 360 में 25 किलोग्राम चीनी खरीदेगा तो कितना आंसर आ जाएगा 14.40। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि किसी निर्माता को 10% का लाभ होता है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 1265 है। आखिरी मूल्य दिया हुआ है खुदरा मूल्य। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु का उत्पादन लागत थी 100 रुपये, निर्माता ने कितने बेचा 10% के लाभ पर, यानी कि 110% पर उसने बेचा हुआ किसी को, थोक विक्रेता को। तो थोक विक्रेता को 15% का लाभ हुआ, यानी थोक विक्रेता ने
15% के लाभ पर बेचा है, यानी 115 पर बेचा है। और खुदरा विक्रेता ने 25% का लाभ कमाया, यानी खुदरा विक्रेता ने 25% का लाभ पर बेचा है। और इसकी दी हुई है 1265 में आखिरी में बेचा है। काट लेते हैं इसको 0 से 0, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 से काट लेते इसको 20 बार, 5 से काट लेते 4 बार, ये आ जाएगा 23। ठीक है, बस ये आ जाएगा। और 11 से इसको काट लेते हैं, 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 पंजे 55। ठीक है, ये 5 है, 5 5, ठीक, 11 पंजे 55। 23 से काट लेते इसको, 5 बार कट जाएगा, 23 पंजे 115। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ऐसे क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 10 इंटू में 4 और इंटू में 5, 5 को 20, नहीं गड़बड़, ये 4 भी है, 10 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 10 चौको 40, 4 160 इंटू में 5। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, देखिए ये आ जाएगी, एक तो 10, 4 और 4, तो 10 इंटू में 4 इंटू में 4, और ये 5 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5, 5 5 को 20, 20 को 80 और 10 800। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 800। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देने के बाद उसे 3060 में बेचा गया, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल तो मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करा चुका हूँ। तो अंकित यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3060 में बेचा गया छूट देने के बाद, छूट के बाद बेचा गया, यानी कि उसका वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू एक्स मान लेते हैं, अंकित मूल्य एक्स मान लेते हैं, तो उसे 20% की छूट दी पहले, यानी कि 100 माइनस 20 80 पे बेचा, और फिर 15% की छूट दी, यानी कि 85 पे बेचा। और कितने पे बेचा है फाइनली उसने, फाइनली जो बेचा है उसने वो कितने पर बेचा है, वो बेचा है 3060, 3060। तो अब यहाँ से काट लेते हैं, कटापीटी बचाओ, 0 से 0, 2 से 4, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 17, और 17 से कटेगा क्या ये, 17 दूनी 17 एकम 17, 13, हाँ कट जाएगा, 17 से कटते 17 एकम 17, 13 बचेगा, 17 अट्ठे 136 और 0, 1 0, और 4 से इसको भी काट देते हैं, 4 चौको 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 45 और 100 मल्टीप्लाई में जाएगा तो उधर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500, यानी कि अंकित मूल्य कितना था 45, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है 5 दिया हुआ है, उनका LCM पूछा हुआ है। देखिए जब भी दो संख्या का अनुपात दिया हो और LCM HCF पूछा हो, तो जो अनुपात दिया है उसमें अगर HCF की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा संख्या आ जाएगी, यानी कि पहली संख्या निकालेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं तो पहली संख्या 15 आ जाएगी, और दूसरी संख्या 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20, ये संख्या आ जाएंगी। जब भी अनुपात दिया हो और HCF दिया हो तो HCF का गुणा जब अनुपात में करते हैं तो संख्या हमारे सामने आ जाती है। तो ये पहली संख्या आ गई हमारे सामने, ये दूसरी संख्या आ गई। इसने क्या पूछा है, LCM, तो 15 और 20 का LCM क्या होता है 60, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही जवाब होगा। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए, जब भी अनुपात दिया हो और HCF दिया हो और LCM पूछा हो तो हमेशा क्या करना, जो अनुपात दिया है उनका गुणा और HCF का गुणा कर देना, LCM आ जाएगा। जैसे 3 3 और 4 और 5, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, तो LCM कितना आएगा 60। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। ए, बी और सी साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है, जबकि बी उतना निवेश करता है जितना ए और सी मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 90,000 हुआ तो सी का हिस्सा कितना होगा, यानी सी का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि कुल पूंजी जो है, माना कुल पूंजी जो है, कुल
पूंजी, कुल पूंजी जो है वो है 3। अगर कुल पूंजी 3 है तो एक का पूंजी, ए पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, यानी एक पूंजी यानी 3 का 1/3 कितना, एक, ये 1 लगाता है। जबकि बी उतना निवेश करता है जितना ए और सी मिलकर करते हैं। ए और सी मिलकर जितना निवेश करते हैं उतना बी करता है, यानी कि बी उतना निवेश करता है जितना ए और सी मिलकर करते हैं। ठीक, ए ने अगर एक निवेश किया है तो बी और सी मिलकर कितना निवेश करेंगे, तो करेंगे कि नहीं। बी बराबर कितना, ए प्लस सी, यहाँ से निकालेंगे। ए ने कितना, एक निवेश किया है तो बी बराबर 1 प्लस सी, तो यहाँ से बी कितनी आ जाएगी, बी बराबर आ जाएगा, बी बराबर नहीं, यहाँ से इसको बता दें बी माइनस सी, सी इधर ले लेते हैं, बी माइनस सी बराबर 1 आ जाएगा। अब देखो बी माइनस सी बराबर 1 और बी प्लस सी बराबर 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी प्लस सी बराबर 2 और बी माइनस सी बराबर 1। सी से सी तो कट जाएगा, तो 2b कितना आ जाएगा यहाँ से, 2b आ जाएगा यहाँ से 2b, ये आ जाएगा 2 1 3, तो b आ जाएगा यहाँ से 1.5। ठीक है, b 1.5 आ गया तो c कितना आ जाएगा, b 1. किसी भी एक में रख दीजिए। b अगर यहाँ रखते हैं b 1.5, यहाँ से b रखते हैं 1.5, 1.5 करे, b रखते हैं यहाँ पर 1.5, तो c कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1.5 यानी कि 0.5। तो देखिए, तो a आ गया अपने पास 1, b आ गया अपने पास 1.5 और c आ गया 0.5। ठीक है, ये आ गए, ये निवेश आ गया उनका। और क्या बोला उसने सवाल में, एक साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ यानी कि कुल लाभ दिया हुआ है 90,000। तो ये पूंजी निवेश की है, ए ने, बी ने और सी ने, 1.5 और 0.5, इनका अनुपात जो है वही लाभ का अनुपात होगा। पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ से, नहीं पॉइंट हटाना, पॉइंट मत हटाओ, कुछ मत करो, ऐड कर लो डायरेक्ट। तो यही पूंजी का अनुपात है, तो यही लाभ का अनुपात होगा इनका। तो इनको जोड़ेंगे तो 1.5 और 0.5 2 और 1 3, तो 3 लाख है, उसके हिसाब से कितना है 90,000। तो यहाँ से एक कितना आ जाएगा लाभ, ये आ जाएगा, क्या पूछा क्या उसमें, क्या पूछा है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा पूछा, यानी 0.5 की वैल्यू पूछ रहा है। एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30,000 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आ जाएगा 5 के 15, 5 के 15 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा नीचे, 0 0 कट जाएगा, 5 के 15, ये 15,000 जो है सी का हिस्सा आ जाएगा, सी का हिस्सा 15,000 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा, कहाँ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15,000। ठीक है, ये सब फिर से समझाता हूँ। ए, बी और सी ने एक साझेदारी शुरू की है, व्यवसाय किया है। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है और बी उतना निवेश करता है जितने ए और सी करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में उनको कुल लाभ 90,000 होता है। वर्ष के अंत में बोला है तो सभी 12-12 महीने के लिए लगाएंगे, वो तो रेशियो बनाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो सी का हिस्सा मुझे देख, मान लीजिए टोटल पूंजी हमने मान ली 3, अब टोटल पूंजी हमने 3 मान ली, तो ए जो है 1/3 भाग निवेश करता है कुल पूंजी का, तो 3 का 1/3 कितना आएगा, 1। तो ए ने निवेश किया 1, और ए ने 1 निवेश कर दिया, कुल पूंजी 3 है, तो बी प्लस सी कितना निवेश करेंगे, तो बी प्लस सी 2 निवेश कर चुके हैं। ठीक है, बी बराबर ए प्लस सी, बी बराबर ए प्लस सी, यानी कि बी उतना निवेश करता है जितना ए और सी करते हैं, यानी बी उतना निवेश करता है जितना ए और सी मिलकर करते हैं। तो बी, ए ने कितना 1 निवेश कर दिया, तो 1 प्लस सी, तो बी माइनस सी कितना 1, तो हमारे पास बी प्लस सी 2 आ गए, एक बी माइनस सी 1 आ गया। तो इन दोनों को मिला के अब हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो बी प्लस सी 2, बी माइनस सी 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बी आ जाएगा 1.5, किसी भी एक क्वेश्चन में रखेंगे तो यहाँ से सी निकाल लेंगे 0.5। तब ए बी सी ने जो पूंजी लगाई थी किस रेशियो में लगाई थी वो आ गया है। तो ए ने 1 लगाई थी, बी ने 1.5 लगाई थी, सी ने 0.5 लगाई थी। ठीक है, अब जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है, तो पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, यही लाभ का अनुपात है। लाभ दिया हुआ है उसने 90,000, हमारे हिसाब से लाभ आ रहा है 3, तो एक की वैल्यू कितनी आई
30,000। उसने सी का हिस्सा पूछा, सी का लाभ कितना होता है 0.5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15,000। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का निश्चित औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। उसका नया औसत स्कोर क्या है। देख, क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत हमें नहीं पता कितना था, तो 10 पारियों का औसत मान लिया हमने x था। यहाँ से इसका योग कितना आएगा, योग आ जाएगा 10x, योग आ जाएगा 10x। ठीक है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 11वीं पारी में 108 रन बनाए। ठीक है, 11वीं पारी में 108 बनाए जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया। अगर 11 पारियों का कुल योग पूछूं मैं, 11 पारियों का योग, 11 पारी का 11 पारियों 11 पारियों का योग, 11 पारियों का योग पूछूं अगर मैं, 11 पारियों का योग कितना आएगा 10x। ये तो 10 पारियों का औसत x था, तो योग कितना आ जाएगा 10 पारियों का योग आ जाएगा 10x। 10x प्लस 11वीं पारी में उसने 108 बनाए, तो 108 और जोड़ने पड़ेंगे इधर, 10x प्लस 108, ये 11 पारियों का औसत आ गया, मतलब 11 पारी का योग आ गया। 11 पारियों का योग आ गया 10x प्लस 108 बराबर, बराबर में 11वीं पारी में 108 रन बनाए जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया। यानी कि अगर पहले औसत x था तो 11 पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया x प्लस 6, x प्लस 6 हो गया। तो 11 पारियों का योग कितना आ जाएगा, x प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, औसत का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये योग आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। फिर 10x प्लस 108, ये आ जाएगा 11x प्लस 66। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गए तो कितना आएगा 2, और 10 में 6 गए तो 4, 42। इसमें पूछा है उसका नया औसत स्कोर क्या है। नया औसत स्कोर कितना है x प्लस 6। नया औसत स्कोर क्या हुआ, नया औसत स्कोर क्या है x प्लस 6, नया, ये नया औसत स्कोर है। नया औसत स्कोर कितना है x प्लस 6 उसका, और x कितना है 42। 42 क्या है, ये पुराना औसत स्कोर, यानी 10 पारियों का औसत है, ये पुराना वाला है, पुराना। ठीक है, ये पुराना है। तो यहाँ से उसने पूछा है नया औसत स्कोर, यानी कि 42 प्लस नया कितना 6 और बढ़ा है कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 48, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि वो पूछता कि पुराना औसत बताइए, पुराना औसत स्कोर क्या है, पुराना औसत कितना 42। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 11-14 था। ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13 और 16 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक तो पुराना मेथड है ही वो अपना, ए अपॉन बी 11/14 कीजिए, फिर 4 वर्ष पूर्व यानी -4 कीजिए, 11x और इसको 14x मान लीजिए, इसको 13x 16x, फिर उसमें से -4 + 4 करके 2 इक्वेशन बनेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ आज आपको। देखिए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी, ए और बी दिया हुआ है अपने को 11 और 14। ठीक है, और ये 4 वर्ष पहले का है, ये पहले का है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पहले का। ठीक है, ये बाद का है, 4 वर्ष बाद का इधर आएगा कितना, ए बी 13 और 16। ठीक है, देखिए ये कितना बढ़ गया, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, टोटल कितना समय हो गया, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, टोटल 8 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए टोटल, 8 वर्ष हो गए टोटल। ठीक है, 8 वर्ष बढ़ा है टोटल, और यहाँ से देखें तो 11 से 2 बढ़ा है ए, और बी बढ़ा है 2, ए भी 2 बढ़ा है, बी भी 2 बढ़ा है, यानी कि 2 यूनिट बढ़ा है, यानी इनके हिसाब से 2 यूनिट बढ़ा है, हमारे हिसाब से 8 वर्ष बढ़ा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एक की वैल्यू 4 आ गई, तो इसमें क्या पूछा, एक की वर्तमान आयु, एक की वर्तमान आयु, तो 13 चौक 52, 52 कौन सी होगी 4 साल बाद वाली, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 4 साल कम कर दो यानी कि 48। तो एक की वर्तमान आयु कितनी होगी 48 वर्ष।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं समझाता हूँ। ए और बी का जो अनुपात दिया है 11-14 दिया है। ए और बी का दिया है, ये 4 वर्ष पहले का है, ये 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले का है, और ये 4 वर्ष बाद का है, 4 वर्ष बाद का है। ए और बी का अनुपात 13 और 16। देखिए यहाँ से देखिए हमेशा की जो अनुपात में दिया हुआ है वहाँ से देखिए कि डिफरेंस अगर सेम दिया हुआ है उनका, यानी ए जो है 11 से 13 दो यूनिट बढ़ा है, और बी 14 से 16 ये भी 2 यूनिट बढ़ा है, तो डिफरेंस बराबर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद टोटल कितने साल हुए? टोटल 8 साल हो गए। टोटल जो है 8 साल हो गए, तो 8 साल हो गए और 8 साल बढ़ गए होंगे टोटल, उनके बीच में टोटल 8 साल बढ़े होंगे ना। 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद तक टोटल 8 साल बढ़ गए, तो 8 साल बढ़ गए, ये बढ़े टोटल 2। इनके हिसाब से 2 बढ़ा है, हमारे हिसाब से 8 बढ़ा है। एक की वैल्यू कितनी 4, उसने पूछा एक की वर्तमान आयु, तो यहाँ रख देते हैं बाद वाली आयु में, या तो यहाँ रख लीजिए 13 चौक 52 आ जाएगा, इसमें -4 कर देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी, और अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ये 4 वर्ष पहले की है और वर्तमान पूछ रहा है, यानी 4 वर्ष इसमें और जोड़ने पड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये भी 48 ही आएगा। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले सवाल की ओर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी, बी और सी, ए बी और सी, ए बी और बी मिलकर 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24। तो देखिए ए प्लस बी 3 है, ए प्लस बी प्लस सी 4 है, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिया हुआ है। ए प्लस बी कितना है? 3, 3 रखेंगे प्लस सी बराबर 4, तो यहाँ से सी कितना आ गया? 1, सी 1 आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले में रख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 4 है, बी प्लस सी कितना है? 2, बी प्लस सी 2 रखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2 बराबर 4, यहाँ से ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा 2, ए 2 आ गया। इसने पूछा ए और सी मिलकर से कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए एक दिन में 2 करता है, सी 1 करता है, टोटल कितना? 3। टोटल काम कितना है? 24। टोटल मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, कितना? 8 दिन में समाप्त कर देंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 8 दिन। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखिए ए 15 घंटे में, बी 20 घंटे में, और सी जो है खाली करने वाला पाइप है ये 25 घंटे में खाली कर देता है। तीनों का एलसीएम लेंगे, ए आ जाएगा 15, 20, 25 का एलसीएम आएगा 300। 15 दूनी 30, 20 और 20 से काटेंगे 0, ये आ जाएगा 15। 25 से काटेंगे 25 से 25, 2 बचे, 25 से 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 12, 20, 15, 12 है। यानी कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो ए प्लस बी 35 भरेंगे और सी 12 बाहर निकालेगा, तो 35 भरेंगे 12 बाहर निकालेगा। टोटल टंकी में कितना जाएगा? 5 में 2 गए 3, 3 में से 2 23। टोटल टंकी में 23 पानी जाएगा, तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? अच्छा खाली टंकी यानी 300 कितने समय में भरी जाएगी? 23 की स्पीड से भरा जाएगा, तो 23 से कम 23 कितना बचेगा? 7, 23 या 69, एक बचेगा बटे में 23, 13 से 1 बटे 23। ऑप्शन ही नहीं है, चलिए ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन लिख लीजिए 13 सही 1 बटे 23। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13 सही 1 बटे 23। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए सामान्य दूरी कितने मिनट में तय करेगा? एक सबसे पहले क्या दिया हुआ है? स्पीड दी हुई है, कितनी स्पीड दी हुई है? 4।
S1 मान लेते हैं 4 दी हुई है और S2 दिया हुआ है 16.5 16.5 2 घंटे 45 मिनट, यानी इसका टाइम दिया हुआ है T1 2 घंटे 45 मिनट। 2 hours 45 मिनट। 45 मिनट की वैल्यू होती है 3/4, यानी 4 दूनी 3 11/4, तो 11/4 घंटे। ठीक है, 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये इतना आ जाएगा 2 घंटे 45 मिनट, यानी 11/4 घंटे। और T2 हमसे पूछा है। ठीक है, चलो दूरी बराबर चाल बटे समय, तो समय बराबर कितना होगा, दूरी बराबर चाल बटे समय, चाल बटे में समय नहीं, चाल बराबर दूरी बटे क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी आ जाएगी, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 4, समय कितना है 11/4, यहाँ से दूरी आ गई 11। 11 ये क्या है दूरी, दूरी आ गई 11, दूरी 11 आ गई है तो 11। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 11 बटे में चाल कितनी है 16.5, यहाँ से आ जाएगा T2। T2 निकाल लेते हैं यहाँ से, ये निकलेगा यहाँ से, पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 तो काटेंगे इसको, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 पंचे 55। T2 आ जाएगा यहाँ से 10 बटे में 15, यानी कि 3 2 10 बटे 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 ये घंटे में आया है, इसको मिनट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू में 60, यानी कि 3 से काटेंगे तो ये 20 दूनी 40 मिनट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 140 और 160 है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहली चाल दी हुई है 60, दूसरी चाल हमने मान ली x, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी। ठीक है, जब भी हाँ ठीक है, फिर दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी 140 प्लस 160 बटे में समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 9 सेकंड, ये आ जाएगा यहाँ से 300 बटे में 9 सेकंड। सेकंड में आया है, इसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते तो 5/18 से। इससे काटेंगे 9 से ये 2 आ जाएगा, इससे काटेंगे 5 से 60 आ जाएगा, 60 दूनी 120, यानी कि S1 प्लस S2, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है तो विपरीत दिशा में चाल जो है जुड़ जाती है, सापेक्ष चाल निकालेंगे यहाँ पे तो जुड़ जाती है। और अगर अलग अलग दिशा में जाती है, नहीं एक ही दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल माइनस हो जाती है, यानी फिर S1 माइनस S2 होता। लेकिन अभी विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2। ये कितना दिया हुआ है 100, ये कितना आया 60 दूनी 120, S1 60 दिया हुआ है, S2 हमको x दिया हुआ है 120। ठीक है, यहाँ से x कितना आएगा, x आ जाए 120 माइनस 60, यानी कि 60। क्या दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल यानी कि B प्लस S 2 घंटे में 18 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे में 18 किलोमीटर 2 घंटे में ये आ जाएगा 9। और ये बोला प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल B माइनस S समान दूरी, यानी कि 18, समान दूरी 18 4 घंटे में का समय लेता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9/2, बस यहाँ से S से S काट दीजिए तो 2B कितना आ जाएगा, 2B आ जाएगा यहाँ से 9 प्लस 9/2, 9 प्लस 9/2, 9 दूनी 18, 9 27/2, तो B आ जाएगा यहाँ से 27/4, 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा
इसने क्या पूछा है, धारा की चाल पूछी। 20 छोटे 4 आ गया, पहले काट लेते इसके। 4 4 छक्के 24, 3 बचा, पॉइंट पॉइंट आएगा, पॉइंट 4 छक्के 24, 3 बचे, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20। तो ये तो अभी नाव की चाल 6.75 यहाँ इसमें रख देते हैं, इसमें रख देंगे। यह आएगा जो कितना, 6.75 प्लस एस बराबर 9 है, तो एस बराबर कितना आएगा, 9 माइनस 6.75। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, 9 में 6 गए तो 3.75। एस कितना है, 3.75, 3.75, 3.75 है, 3.75 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ आज। हम्म, 9 एस आ जाएगा यहाँ से, 9 माइनस 6.75, यानी कि ये आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और 9 में 7 गए 2, 8 में 6 गए 2.25। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.25, 2.25। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का 2/5 स्वयं का 2/5 भाग ब्याज के रूप में अर्जित करेगी। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में 2/5, यानी अगर धनराशि 5 है, यानी अगर प्रिंसिपल 5 है, ब्याज कितना मिलेगा, 2। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ऐसा ही कितना मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा 2। यहाँ से लिख लेते फॉर्मूला में, ऐसा ही यानी 2, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 10 वर्षों में होगा, और में 100, 1 जीरो से 0 काट दे, 5 से काटेंगे 2, रेट कितना आ जाएगा 4%। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 102, चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे निकलता है, अगर परसेंट दिया हुआ है तो एक्स प्लस बाय प्लस एक्स बाय अपॉन 100, ये 2 साल की दर आ जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की। सी आई आ जाएगा 2 साल का, ठीक है, 2 साल की सी आई रेट आ जाएगी। तो एक्स करना 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 8 प्लस 16/100, यानी कि 0.16, ये आ जाएगा 8.16। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8.16 है, और 2 वर्ष में कितना ब्याज आएगा 8.16%, और उसमें कितना दिया 102, तो 8.16 कितना आ जाएगा, 8.16 बराबर 102, 102, 102, एक बराबर कितना है, 1% बराबर 102 बटे में 8.16। समान होगी साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 4% प्लस 4%, यानी कि टोटल 8%। तो 8% की वैल्यू पूछ रहा है, 1% कितनी, तो 8% की मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से इंटू में 100 आ जाएगा, 816, इसको काटेंगे, ये कटेगा, 102 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, 800 बटे में 9 आ जाएगा, 800 बटे में 9, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 8 72, नहीं गड़बड़, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, 800 बटे 9 नहीं, ये 102 बटे 8.16, 102 8.16, पॉइंट हटाएंगे, 8 से काटते हैं इसको, तो 8 एकम 8, 0 8 दूनी 16, 102 से 102 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 ए, एक कितनी दिया हुआ है 6√3 की हुई है, 3 से 3 कट जाएगा तो ए, ये होती है साइड, ये आ जाएगी 12,
अब इसमें पूछा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है √3/4। ए कितना है 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा तो 12 3 36√3। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 36√3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले अगले सवाल पर चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, और ये दिया हुआ है 440। और इसके आधार की परिधि होती है इसके 2πr। ये कितनी दी हुई है 44। आधार क्या होता है ऐसा होता है, देखो सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर ऐसा होता है, तो इसका आधार क्या है सर्कल है, तो सर्कल की परिधि क्या होती है 2πr। 44 की 2πr है 440, 2πr 44। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं पहले। तो 2 गुणा में 22 निकालने के 44 हाइट निकाल लेते हैं ना, हाँ रेडियस तो निकालनी पड़ेगी। आयतन पूछो है ना, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr²h। आयतन क्या है πr²h, πr²h ये आयतन होता है, ये हमें निकालना है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस बराबर 44। इसको काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे ये कट गया, रेडियस आ गई 7। रेडियस 7 आ गई। यहाँ से हाइट निकाल लेते हैं तो 2πr कितना 44, हाइट बराबर 440। हाइट आ जाएगी, यहाँ से इसको काट देंगे तो 10। πr²h आयतन। पाई कितना है 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 इंटू हाइट 10, ये 7 आ जाएगा। 22 7 154 और 0 1540। तो बेलन का आयतन कितना आएगा 1540, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि a + b + c 9 है, ab + bc + ca 26 है, तो a² + b² + c² का मान। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + ca। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, अलजेब्रा में बहुत काम आता है। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + c। a + b + c 9 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर बराबर a² + b² + c² का मान पूछा है, इसको हम x मान लेते हैं, +2 ab + bc + ca ये दिया हुआ है 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 बराबर x + 52। x कितना आ गया 81 - 52 यानी 11 में 2 गए 9 और 7 में 5 गए 2 29। तो ए बी + bc + c कितना आया 29। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, ये भी पूरा हो गया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 सवाल रहते हैं, तो अभी तक हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं इसको मिलाकर। अब हम मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ भूलते चले जाते हैं, इसलिए मैथ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।